बड़े ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अगर आप अंजाम देते हैं तो शायद उस कुर्सी पर आपका भी स्वागत हो सकता है। और वैद्य जी से मेरे बड़े अच्छे संपर्क थे, करीब करीब मेरे ख्याल में 24-25 साल पहले वो चेयरमैन होते थे जी, लेकिन तब वो जब चेयरमैन नहीं थे तब से मेरा उनके साथ रिश्ता बना था। बाद में देखिए जब वो चेयरमैन थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो मतलब ना के बराबर देख पाते थे, लेकिन स्टेट बैंक की जिंदगी में उन्होंने ऐसे नवाचार, नए प्रयोग, टेक्निकली जो एक कह सकते हैं कि नए युग में लाने का काम एसबीआई को, वो उन्होंने वैद्य जी ने किया। और मैं अक्सर जब कभी वो उज्जैन आते थे, उज्जैन उनका प्रिय शहर था, तो उनके साथ में मैं यहाँ भोपाल में था उन दिनों, दिल्ली नहीं गया था, तब मैं उनका मैसेज आता था और मैं चला जाता था। तब हम लोग घंटों गपशप करते थे। और उनके बेटे भी इस समय संसार के माने हुए बैंकर हैं, आशीष उनका नाम है, एचडीएफसी से वो मेरा ख्याल है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े बैंक में है, नाम तो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, वैद्य जी को मैं खासतौर पर टेक्निकल अनुसंधानों के लिए स्टेट बैंक हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। मैंने आपसे बताया था कि मेरा बचपन बहुत गांव में बीता और मेरा जब बैंक का एक कैसे होता है, आप लोगों के प्रोफेशन का देखिए एक नोबेल रूप एक हमने जो देखा है, वो मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। बहुत छोटे से जिले में था मेरी पढ़ाई हुई और उन दिनों टोकन लेना पड़ता था अगर आपको कैश निकालना है तो, और टोकन की बारी आती थी बड़ी देर के बाद, मतलब 1-1 घंटे लग जाता था और तब कहीं जाके नंबर आता था। तो कई लोग तो ये करते थे कि टोकन लेके घर चले जाते थे, तैयार होके नहा वहा के फिर आते थे, अपने 2-4 काम निपटा के आते थे और फिर जाके कैश ले लेते थे। तो मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ता था और अपना अकाउंट्स का मतलब बहुत ज्यादा पासबुक का अंदाजा नहीं था मुझे कि कितना पैसा होगा। एक किसी कंपटीशन एग्जाम में मैंने जो है अप्लाई किया और बैंक ड्राफ्ट बनवाना था। तो मुझे नहीं पता, मैं गया, बैंक ड्राफ्ट बनाने वाले जो सज्जन थे उन्होंने जो है मेरे को देखा, अच्छा फॉर्म भर रहे हो? हाँ, कहाँ फॉर्म भर रहे हो? मैंने बताया शायद कस्टम एक्साइज में कहीं अप्लाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है भर दो। जब उन्होंने देखा तो शायद मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे उतने जितने का ड्राफ्ट बनना था, और मुझे भी खबर नहीं थी। आज तो आप जिस तरह से मोबाइल पर यूनो या इंटरनेट पर देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने 10 मिनट का 10 मिनट रुक जाओ और ड्राफ्ट उन्होंने मुझे दे दिया बना के। जब कुछ समय मुझे भी पता नहीं चला उस वक्त, लेकिन जब मैं आया कुछ दिनों के बाद अपनी पासबुक एंट्री कराने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे जो बैंक ड्राफ्ट के नाम पे जो पैसा निकला है वो कम है और ड्राफ्ट जो बना था वो बहुत ज्यादा था। तो मेरा ख्याल है उसमें 15 या 20 रुपए का अंतर था। मतलब आप इसलिए कह रहा हूं कि 1977 की बात है, ये 45 बरस पहले की बात है, तो उस समय 20 रुपए बहुत होते थे। तो मैंने कहा ये 20 रुपए कहाँ से, कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैं उन्हीं के पास गया और उनसे मैंने कहा, नरेंद्र जी थे उनका नाम था, और कि पिछली बार मैंने ड्राफ्ट बनवाया था और ये ड्राफ्ट जो है इसमें तो ऐसे गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि कुछ आपने पैसे नहीं लिए हैं मुझसे। बोले हाँ तुम्हारे अकाउंट में, मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा आपने बताया नहीं। तो बोले क्या बताना है, इसमें 10-15 रुपए कम थे, मैंने अपनी जेब से लगा दिए। ठीक है जाओ, खुश हो जाओ। तब से आज तक 45 साल हो गए। देखिए जिंदगी में ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले की कल्पना क्या है, चाहे आप आस्तिक हों चाहे आप नास्तिक हों, लेकिन ऊपर वाले की कल्पना तो यही है ना कि जो सबकी कुशल चाहता है, सबका मंगल चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो मेरी नजर में फिर ये जब भी सोचता हूं, आज भी उनका चेहरा याद आता है। और ऐसी मतलब स्थितियां सामने आती हैं तो लगता है कि हाँ इस देश में अभी भी, और वो बैंकिंग इंडस्ट्री से थे, मैंने वो दौर भी देखा है
इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं। एक और जल्दी से जो 2 मिनट में घटना बताता हूं, फिर मैं अपने आज के इस विषय की बात करता हूं कि देखिए वो है, मैं इसी शहर में बेरोजगार था, करीब करीब 32 साल पहले की बात है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इस्तीफा दिया था और एक अखबार में यहाँ ज्वाइन किया था। किन्हीं वजहों से मुझे इस्तीफा देना पड़ा। किन्हीं वजहों से क्या, मैंने अपने मूल्यों की खातिर अब समझौता नहीं किया और मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप लोग तो नहीं, उस समय मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे उस समय। तो एक टेलीविज़न पर, इंडियन टेलीविज़न पे पहली न्यूज़ मैगजीन हुआ करती थी परख के नाम से। अगर आप लोगों ने विनोद दुआ का नाम सुना है तो अब वो नहीं है, लेकिन भारत के पहले सुपरस्टार जिनको टेलीविजन न्यूज मीडिया का कहते हैं वो थे। कितने लोगों ने विनोद दुआ का नाम सुना था? कम लोगों ने सुना। तो वो विनोद दुआ आप कभी देखेंगे, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो वो विनोद दुआ का प्रोग्राम होता था और मैं उसके लिए दिल्ली से किराए पर यूनिट लेता था और मैं फिर रिपोर्टिंग करता था। तो यूनियन बैंक यहाँ पर मालवीय नगर में एक ब्रांच होती थी और उसमें उसके मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे मिस्टर राव। तो उनकी पत्नी जो थी वो एल्यूमिनियम पर पेंटिंग बनाती थी। वो खबर मैंने बिना किसी, कोई मेरा स्वार्थ नहीं था, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट था। मुझे मालूम हुआ कि एल्यूमिनियम पर कोई महिला घर में बिना किसी गुरु के सीखना उसने शुरू किया और बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाती, 6-6 फीट लंबी, और वो बड़ी नेशनल लेवल पर उनकी एग्जीबिशन लगती है। बेंगलोर के थे वो। तो मैं घर गया, मैंने उनके ऊपर स्टोरी की और उस स्टोरी के बाद एक दिन उनका फोन आया कि आइए आप चाय पीते हैं। तो उन्होंने धन्यवाद दिया और बोला कि उस दिन आप जब मेरे घर आए थे तो आप बात कर रहे थे कि ये यूनिट किराए पर आप लेते हैं, कितनी की यूनिट पड़ती है? मैंने कहा करीब 12 से 15 लाख की। तो बोले खरीद क्यों नहीं लेते? मैंने कहा 15 लाख रुपए, मैं तो फ्रीलांसर हूं और बमुश्किल 6-7 हजार रुपया कमाता हूं, कहां से मैं खरीदने की तो सोच भी नहीं सकता। तो बोले कुछ है आपके पास मॉर्गेज वगैरह करने के लिए? मैंने कहा मेरे पास तो कोई मॉर्गेज नहीं है, घर नहीं है, किराए पर सरकारी मकान एक सरकार ने दिया हुआ है। तो कुछ भी। तो मुझे याद आया कि मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी उस समय 2.5 रुपए स्क्वायर फीट, जो अब भोपाल में ही शहर में है, केरवा के पास में। तो मैंने कहा मेरे पास एक एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज होती नहीं है, शायद उस समय भी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, थोड़ा सा मन उनका। लेकिन जब हम लोग गए थे और कैमरामैन से आपस में उन्होंने बात सुनी थी तो ये उन्हें अंदाजा लग गया था कि मैं करीब करीब जो पेमेंट करता हूँ वो विनोद दुआ जी मुझे लाख रुपए के आसपास इस सब का पेमेंट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पेपर दिखाओ उसके एग्रीकल्चर लैंड के। मैं लेके पहुंचा, देखा, और चूंकि कई बार ऐसे होता है आपके, जब बहुत आप आगे आपको जिंदगी में पता लगेगा कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी नजर, नियत, मंशा साफ होती है, ईमानदारी उनकी हरकतों में होती है, उनके एक्शन में होती है, और वो बहुत सारे ऐसे आज के उन लोगों की तरह नहीं होते जो लोन लेके भाग जाते हैं। तो मैंने जो है उनसे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको 12 लाख रुपए दे देंगे। अब देखिए 25,000 रुपए की लैंड के 2 टुकड़े थे, 50,000 रुपए जिसकी कीमत उस समय थी। मैंने कहा लेकिन ये तो आप कैसे करेंगे, मैं चुका नहीं पाऊंगा, कुछ हो गया आपके ऊपर भी बात आएगी। बोले मुझे आप पर भरोसा है, चीफ मैनेजर को ये पावर होता है कि वो कर सकता है। तो देखिए दूसरा एक फरिश्ता वो था जिसने ड्राफ्ट बनाया था। दूसरा मेरा अनुभव ये हुआ जिसने मुझे 13 लाख रुपए करीब करीब कर्ज दिया। मेरी उसके बाद से किस्मत बदल गई। मैंने फिर आप समझिए कि 95 में उस यूनिट की वजह से महीने के 5 लाख रुपए तक कमाए। 93 की बात है। तो कैसे लोग, जो बात आज होती है और आप लोगों के बीच में भी बात होती होगी कि आजकल बहुत ईमानदारी का जमाना नहीं है, करप्शन है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक ऐसी गौरवशाली भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री की परंपरा है। और देखिए ऐसा नहीं, लगातार होता रहा। मैं एक उदाहरण और आपको बताऊंगा फिर आगे बढ़ता हूं। 2001 में जहां मैं आज रहा, मुझे खरीदना था और करीब करीब 35 लाख रुपए का था उस समय। तो
मेरे पास था नहीं, कुल जमा LIC और बैंक की कुछ जो भी था वो 5 लाख रुपए था। और मेरे पिताजी रिटायर हुए थे तो 10 लाख रुपए उन्होंने मुझे दे दिए, अपना जो FD उनका जो प्रोविडेंट फंड था। इसके बाद भी मुझे 20 लाख रुपए चाहिए थे। तो मैं उन दिनों आज तक चैनल असल में मेरा ही शुरू किया हुआ है। आप जो आज तक चैनल देखते हैं तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने 95 में शुरू किया था दिल्ली में। तो मैं उस समय यहाँ पर रीजनल हेड था और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब मेरे उसमें आते थे, गुजरात, राजस्थान। तो मैं उनका यहाँ पर एक तरह से रीजनल हेड आप मान लीजिए। तो ICICI बैंक में मेरा जो है खाता था और मैंने 20 लाख, मैंने कहा जहाँ मेरा खाता कंपनी की तरफ से था तो मैंने उनसे मांगा और उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों को लोन ही नहीं देते। मैंने कहा आप सैलरी लेते हैं, उस समय मेरी सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास थी, 2000 की बात है। मैंने कहा 1 लाख रुपए मेरी सैलरी, 50,000 रुपया मेरी पत्नी की वेतन, और फिर मकान तो वो मॉर्गेज हो गई होगा। बट ICICI ने मुझे रिफ्यूज कर दिया देने से। मैंने अगले दिन अपना खाता भी क्लोज कर दिया, चेयरमैन से स्पेशल परमिशन ली कि मुझे इस बैंक में नहीं रखना, क्योंकि वो कंपनी का खाता था। फिर मैं एक दिन कहीं बैठा हुआ था, शाम को टेंशन में था, तो PNB के एक सज्जन थे मिस्टर लोहाना, तो अब तो वो शायद रिटायर हो गए होंगे। तो लोहाना साहब बैठे थे, वहां बात हो रही थी, परिचित थे टेलीविजन में मुझे लगातार देखने के कारण। तो उन्होंने पूछा आपको कितना चाहिए? मैंने कहा 20 लाख रुपए चाहिए। और थोड़ा सा उन्होंने डिटेल लिया, मकान कितना है, एरिया क्या है। ये बात हो रही है, देखिए 2 बजे दिन की बात, मान लीजिए अगर सोमवार 2 बजे दिन में बात हो रही है तो मैंने सब बता दिया। मैं तो अपने चला आया, मुझे तो पता नहीं था कुछ। अगले दिन 2 बजे उनका फोन आया मोबाइल पे कि राजेश जी आप घर पर हैं? मैंने कहा हाँ हूं। बोले हम चाय पीने आ रहे हैं, और आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, उनके हाथ में 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट था। ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। पेपर डॉक्यूमेंटेशन सब हुआ, लेकिन देखिए जब आप जो कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, वो क्या कमाते हैं? वो यश कमाते हैं। यश की पूंजी आपकी जो साख होती है, बैंकिंग लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो क्रेडिट जो आपकी है, वो क्रेडिट उन्होंने मुझे नहीं देखे, वो मुझे कभी मिले नहीं। पहली बार उसी दिन मिले दोपहर में 2 बजे, और 24 घंटे बाद मेरी हाथ में 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट था। जो आपको चाहिए हो तो निकालो। अब वो गाड़ी तो थी 50,000 की उस समय, लेकिन उन्होंने उसमें से 27 से 28,000 रुपए मेरे अकाउंट में थे, और उन्होंने जो है 26,000 रुपए उसमें से निकाले। तो ऐसे लोग मिलते हैं जीवन में आपको, लेकिन तब मिलते हैं जब आप खुद भी उसके लिए कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। दूसरी बात, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में हूं और 47-48 साल, मुझे 47 साल हो गए, 2-2.5 साल के बाद 50 साल मुझे हो जाएंगे। अभी मैं करीब 66 साल का हूं। तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी इस मीडिया में इतना मैंने एंजॉय किया है कि अगले 30-40 साल तक मैं और चलूंगा। अभी मतलब मुझे इतना आनंद इस मीडिया ने दिया है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन को जिया है, अपने भीतर धड़कते हुए महसूस किया है, और कभी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने उसूलों को लेके, जो अपने सिद्धांतों को लेके। तो मैं रेडियो में से कुछ गुस्सा होगा, कभी इस सिस्टम से गुस्सा होगा, कुछ तो चीजें रहती हैं जो दिमागों में चलती रहती हैं। तो एक मेरे मित्र हैं सहारनपुर के, उन्होंने लिखा है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी। है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, रेस में है हम सब। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। कई बार हम रेस में होते हैं और कई जगहों पे हम ठिठक जाते हैं, रह जाते हैं, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं।
तो है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी हो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी हो। आप अपने इस प्रोफेशन में पाएंगे, ये चीज पाएंगे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं इतने साल तक मीडिया में, फिल्म में, मैं संदर्भ के तौर पे आपको बता दूं कि मैं आप कभी YouTube को सर्च करेंगे तो हिंदुस्तान में बायोपिक बनाने वाला टेलीविजन पे अकेला मैं हूं और 100 से ज्यादा बायोपिक फिल्में मैंने बनाई हुई हैं। तो उस नाते जो मेरा अनुभव है, उस नाते मैं कह सकता हूं कि अगर मैं तो अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रोफेशन में कभी कभी सोचता हूं तो शायद वो आप लोगों का प्रोफेशन है। सा ठंडा हो तो कम से कम उस मैनेजर के लेवल पे जो कि आप कल होंगे, उस लेवल पे उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस आपके जो कस्टमर है, आपका जो जिसका अकाउंट होल्डर है जो आपके यहाँ, आप उसके दिल में उतर जाए। ये मुझे बहुत बड़ी समानता लगती है मेरे और आपके प्रोफेशन में। इसलिए जब संजय जी ने कहा तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आप लोगों से मिलना चाहूंगा, और इसलिए भी कि बैंकिंग को लेकर के मेरा बेटा साउथ अफ्रीका की एक बैंकिंग मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है उसमें ही है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, क्या तकनीकी तौर पे अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं। अपना परिचय कैसे देते थे कि जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो सारे जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी ये नाम अपना, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर का करना ये काम अपना, नमाज संध्या यही हमारी, धर्म कर्म सब यही है यारो, यही खुदा है और राम अपना। तो उन लोगों ने इतना यूनाइट होके और जंग लड़ी, आज हम इतने अलग अलग ढंग से आपस में लड़ते हैं। तो जब वो फांसी के लिए ले जा रहे थे, सरदार भगत सिंह की प्रेरणा इसलिए थी करतार सिंह को लेके, तब उनके जो जेल में बंद साथी थे उन्होंने लिखा, फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जब फांसी के फंदे के लिए ले जा रहे थे, फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले, ये दो और थे जिनको फांसी हो रही थी, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज, हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है। कई बार हम लोग टूट जाते हैं, वो टूटने वाली बात आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोगों की जनरेशन बहुत बहुत इस मामले में आगे है और बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। मेरे हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, 4-5 लाइनें थी और पढ़ाई लिखाई के साधन भी नहीं थे हमारे यहाँ। मैं तो उस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ कि जिसमें इंग्लिश भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती थी। तो जब मैं लेकिन यूएस जब गया तो सारा साल भर तक कम्युनिकेशन जो था वो इंग्लिश में ही हुआ। तो एक उदाहरण की बात, मुझे लगता है कि समय आपने आधा घंटे तो हो गया होगा ना मेरा ख्याल है, करीब करीब, क्योंकि मेरी आदत तो घंटों बोलने की है। तो लेकिन अगर आप लोग, मुझे बेहतर होगा कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वरना मैं और बात जारी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से संवाद करूँ। कुछ चीज़ें आपके दिमागों को मथती होंगी, चक्कर में डालती होंगी, और चूंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाता हूँ, और वहाँ जो आपकी इस जनरेशन के साथ जो चल रहा है उनको वो मुझसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। तो अगर कोई सवाल आपका है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूँ।
जैसे राज्यसभा में राज्यसभा टीवी के लिए आपने काम किया या इन जनरल भी जो इसमें मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के अगर आप खिलाफ कुछ लिखो या ऐसा जो चीज़ उनको पसंद नहीं हो तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत की संसद का चैनल था, सरकार का नहीं था। और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि भी संसद को रिपोर्ट करता था। सो हम लोग एक पैरेलल उसमें थे, तभी तो हम दूरदर्शन से अलग, उनका दूरदर्शन है सरकार का चैनल, सो हम लोग दूरदर्शन नहीं थे। और देखिए जो हमने जब मेरी रिपोर्टिंग सीधे उपराष्ट्रपति के साथ को थी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, मैंने चैनल शुरू करना था, मैं उनके पास गया कि आप संसद का चैनल शुरू कर रहा हूं और आपकी क्या इच्छा है या मुझे बताएं ताकि मैं आपकी मंशा के मुताबिक चैनल को शेप दे सकूं। उन्होंने कहा देखिए ये भारत की संसद है, भारत की डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक चौखट में संसद की अवमानना नहीं होना चाहिए बस। और यकीन मानिए 8 साल तक मुझे कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि मेरा सिद्धांत ये था कि जब संसद में हर पार्टी की नुमाइंदगी है, कोई पार्टी बची नहीं है, तो फिर संसद के चैनल में हर पार्टी की नुमाइंदगी क्यों नहीं होना चाहिए। तो पक्ष भी था, प्रतिपक्ष भी था, तीसरे दल भी थे, चौथे दल भी थे, सभी थे, कभी दबाव नहीं आया। और दबाव दरअसल आप इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी होता है। अगर आपके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है तो आप कभी अनुचित जो दबाव है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरे पास तो कभी नहीं आया, पूरे मैं आपको कह रहा हूं, और मैंने कभी ऐसा पाया भी नहीं कि मैं किसी दबाव में रहा। आज तक चैनल का मैं संपादक था, और ये जो आज बहुत बड़ी मोबाइल सिम बनाने वाली कंपनी एयरटेल जो है, वो आज तक चैनल के मालिकों में थे। 17 या 18% उनके शेयर थे। और ये बात है 2001 की। इसी मध्य प्रदेश में मुझे पता लगा कि उनके बिलों में करोड़ों का घपला होता है। तो हमने वो खबर कवर कराई। अब जब मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि मेरा, देखिए पत्रकारिता का एक उसूल होता है कि दोनों पक्षों की बात होना चाहिए। जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसकी बात भी सुननी चाहिए, और जिसका आरोप है उसकी बात भी सुननी चाहिए। तो मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा और उससे कहा कि आप उसका वर्जन लेके आओ। तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो हमारे मालिकों में से एक है। तो वो गया तो उसने डांट दिया, बहुत गालियां दी कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे मालिक हैं। आज तक चैनल के मालिक को सीधे फोन किया, मतलब जो बोर्ड चेयरमैन थे, बोर्ड था वो तो मैनेजमेंट बोर्ड था, उनको भी बड़ा बुरा लगा। ऐसा कैसे कोई कह सकता, मैं तो बोलता नहीं हूं ऐसा, किसी की नौकरी ले लूंगा। उन्होंने सारी फाइल मंगाई और उसी चैनल पर उन मालिकों के वो रहे हैं, और उनको हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। तो आजाद, उनकी दादी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। तो उनका जब उन्होंने पढ़ाई कर ली तो उनका सिलेक्शन उनके पिताजी ने तहसील में नौकरी लगवा दी। तहसील में अर्जी वर्जी लिखवाने का जो काम होता था, तो उस समय उर्दू जानना जरूरी थी, उर्दू उन्हें नहीं आती थी। तो उनके पिताजी ने एक जो उर्दू जानता था एक कर्मचारी उनके लिए रख दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए काम करेगा। तो उनकी वेतन थी 9 रुपए महीने उस समय, और जिस उस 9 रुपए में से वो 3 रुपए तय हुआ कि 3 रुपए महीने या 4 रुपए महीने वो उस अर्जी लिखने वाले को देंगे। नौकरी शुरू हुई। 3-4 दिन बीते कि वो जिसको उन्होंने रखा था वो आया, और उसने करीब करीब 25-26 रुपया उनके हाथ में, वर्मा जी के हाथ में रख दिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले साहब ये पैसा है आपका। काहे का पैसा है? मेरी तनख्वाह तो 9 रुपए, और तुम क्यों ला रहे हो? बोले साहब ये घूस का पैसा है जो आपके हक का बनता है, वो आपको दे रहा हूं मैं। मैंने अपना हिस्सा रख लिया। अब तो वृंदावन लाल वर्मा को तो आग लग गई, वो रात भर सो ना पाए। पिताजी के पास गए अगले दिन कि आपने कैसी नौकरी लगवाई मेरी, वहां तो सारा घूस लेना पड़ता है।
और ये तो घूस में नहीं ले सकता। तो पिताजी ने कहा अच्छा चलो 1 महीना तो करो, एक पूरा महीना पूरी नौकरी करो, फिर छोड़ देना, फिर देखते हैं। तो वो महीना उन्होंने जो है काटा और उस 9 रुपए के वेतन पे उनको 56 रुपए की घूस उस आदमी ने देनी चाहिए और उन्होंने उसको वापस करके 56 रुपए तू रख ले। अब आप देखिए कि करीब करीब ये 90-100 साल पुरानी बात है और उस समय के 56 रुपए क्या मायने रखते थे। अब दूसरी नौकरी में गए तो लिखने का शौक था, नॉवेल लिखते थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो अपना क्लरिकल जॉब था उनका, क्लरिकल, तो वो अपना जॉब करते थे। तो 8 घंटे का जॉब था। तो वो क्या करते थे, जो 8 घंटे का काम था वो 4 घंटे में कर लेते थे और 4 घंटे के बाद अपना उपन्यास लिखते थे या जो भी लिखना है या पढ़ना है जो करते थे। तो एक 4-5 दिन के बाद एक मुस्लिम हेड क्लर्क थे, उन्होंने बुलाया, बेटा आप ये करप्शन बंद कर दो। करप्शन बंद कर दो? करप्शन के कारण तो मैं नौकरी छोड़ के आया हूं पुरानी वाली, आप कह रहे हो कि करप्शन बंद कर दो? मैं तो कोई करप्शन नहीं कर रहा हूं। तो चाचा ने कहा कि बेटा आपको गोरी हुकूमत ने नौकरी दी है? हाँ दी है। कितने घंटे काम करने के लिए? 8 घंटे काम करने के लिए। 4 घंटे आप क्या करते हो? 4 घंटे मैं अपना 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लेता हूं, बाकी 4 घंटे में कुछ भी करूं। नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। 4 घंटे आपके अपने नहीं हैं। अगर आप इस दफ्तर में बैठे हुए हैं तो आप सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप सरकार की टेबल यूज कर रहे हैं, आप सरकार का कागज यूज कर रहे हैं, स्याही यूज कर रहे हैं, सरकार का समय है, सरकार ने वो समय आपका खरीदा हुआ है। 8 घंटे का वेतन मिलता है कि 4 घंटे का वेतन? तब उनको वाकई में लगा कि हाँ, ये भी एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार है। उन्होंने क्या प्रायश्चित किया आज आप सोच सकते हैं? उन्होंने प्रायश्चित किया कि वो 7 दिन तक 8 घंटे लगातार खड़े खड़े काम करेंगे, बैठे नहीं, और उसके बाद वो नौकरी भी छोड़ दी कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे लोग थे। और अफसोस की बात यह है कि जहां संपन्नता आती है, जहां पैसा आता है, वहां बहुत सारी आदतें इस तरह की आ जाती हैं और हम लोग अपने आप को, जैसे आपने बात कही थी, उन दबावों का, उन चाहतों का गुलाम बना लेते हैं। अगर आप ना बनाए तो आप अपने आप के प्रति जो जवाबदेह होते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत बड़ी बात है और वही आज इस देश को जरूरत है आप लोगों से। क्योंकि आज तो बिना बैंकिंग के कहीं पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, बिना कि पीएनबी में लोहाना जी का रेफर किया, मेरे लिए लोहाना जी का नाम उन्होंने अमर कर दिया। क्योंकि एक व्यक्ति, जब आप काम करते हो तो आप कैसे महत्वपूर्ण बनते हो कि दूसरे के लोगों को स्पंदित करते हो कि नहीं। आज मेरे दीपक कुमार झा बता रहे थे कि उनके बैंक में उनके बैचमेट जो स्टेट बैंक छोड़ के आरबीआई में गए थे और आरबीआई के उच्च पद पे थे, उनको उज्जैन में घुसने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो लौट जाऊंगा, मेरी माँ बहुत वो है और मैं बहुत दिक्कत में हूँ। तो किसी ने उनके दूसरे बैचमेट ने बोला कि दीपक स्टेट बैंक में है, सो एक बार बात करके देखो, क्योंकि दीपक का उनके पास फोन नहीं था। और अल्टीमेटली जिस तरह से काम हुआ उसके चलते उन्होंने उज्जैन से जो इंदौर लौटना था वो भोपाल आए, आके मिल के गए। ये स्टेट बैंक की ताकत है। सो स्टेट बैंक के एक चीज सर ने जो बात शुरू की कि जॉब को एंजॉय कीजिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि आप एंजॉय करेंगे तो एंड ऑफ द डे में पता नहीं लगेगा कि आपने काम कितना किया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं 59 साल का आदमी हूँ और कल करीब रात भर जगा हूँ। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो आज अंजाम होगा और यहाँ दिग्विजय नहीं है, बेचारे आज 12 बजे रात तक बैठेंगे क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। सो क्या होता है, तो भी चूंकि मैं जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ और चूंकि मुझे मिलना था सर से और सुनना था, तो मुझे लगा कि नहीं, तो जॉब को एंजॉय करते हैं तो उतनी थकावट नहीं दे रही जितने कुछ चेहरों में दिखाई दे रही है मुझे। सो कभी भी अगर जॉब को प्यार करेंगे ना, तो आपको अंत में लगेगा कि आपने कुछ भी काम नहीं किया है। जिस तरह से आपकी तरक्की हुई है, उन्नति की,
और जिस तरह से आपने मैं जानता हूं आपको भी कि धारा के विरुद्ध चल के इन्होंने एक अपना एक इमेज बनाया जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और मेरी कविता नीचे पढ़ी है कि मरी मच्छी की तरह धारा के साथ मत बहो, कल्पनाओं खतरनाक होता है कल्पनाओं का मर जाना, मैंने भी लिखा है। सो दूसरी बात मुझे लगता है नियति कभी दगा नहीं देती। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ मिल जाए, और मेरे भाई की बातें याद रखिए कि मेरा भाई बोलता था कि जिंदगी में संजय जो पाना चाहते हो पालो, नहीं तो उन चीज को पसंद करना पड़ेगा जो तुमको अल्टीमेटली मिलेगा। इसलिए नियति में जो मिलेगा उसमें काम ऐसा करो कि लोग काम को जाने और आपका नाम। और मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि बोले और लिखे जाने वाले शब्दों में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वो ये होता है कि है को था बना देना। मैं बहुत अच्छा कर सकता था, मैं ईमानदार रह सकता था, मैं लोगों का भला कर सकता था, मैं गरीबों की मदद कर सकता था, मैं मुस्कुरा सकता था, मैं अच्छा ड्रेस पहन के आ सकता था, मैं थका हुआ महसूस मैं दौड़ सकता था। तो ये बात को है को था बनाया। तो सर ने जो किया है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। सारे लोग जो संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि कभी मैं बोला होगा जरूर कि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आएगा घना अंधेरा आएगा, नई प्रकाश पुंज लाएगा, रोशनी वही फैलाएगा। तो लोगों ने लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लिखने से बड़ा कुछ कर दीजिए जिसके लिए लिखा जाए। बादल जी आप पत्रकारिता के दुनिया में उतने बड़े आदमी हैं जिसके लिए लिखा जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों काम किया। और जो मैंने पहली लाइन बनी, बोले और लिखे, कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है तो दो ही तरह से कर सकते हैं, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। आपने दोनों किया। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि एक नाम और जब मैं करूंगा कि करतार सिंह सराभा का नाम मैंने सुना कि जरूर था, तो मुझे अभी एकदम अब याद हमेशा रहेगा। क्योंकि हम लोग केवल 2-4 नाम को बोल के, नहीं पढ़ने के कारण 2-4 नाम बोल के अपनी बात खत्म कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमको जानना और पहचानना चाहिए। वो लोग जिनके नाम मील पत्थरों पे नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया है और देश उसको उनको याद करेगा कभी नहीं।